तो आज हम लोग अपने पाइथन के डेटा एनालिसिस वाली सीरीज में जो लाइब्रेरी पढ़ रहे हैं वो है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब क्या है? एक ग्राफ प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है। हम लोगों को पता है कि जब हम लोग डेटा एनालिसिस पढ़ते हैं तो ग्राफ प्लॉटिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और पाइथन में ग्राफ प्लॉटिंग के लिए ये लाइब्रेरी इसीलिए हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इसके इस लाइब्रेरी को हम लोग थ्रू आउट यूज़ करने वाले। सबसे पहले गूगल कोलैब में हम लोग अपनी एक नई नोटबुक कनेक्ट कर लेते हैं, और जब तक ये कनेक्ट हो रहा है मैं एक आप लोग को तरीका बताता हूँ कि जहाँ से हम लोग प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे डेटा सेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं सीबॉर्न डेटा सेट, तो हमारे पास एक गिटहब की रिपोजिटरी आती है, और इस गिटहब की रिपोजिटरी में यहाँ पे आप देखते हैं कि कितने सारे डेटा सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आइरिस, पेंगुइन, प्लैनेट, टैक्सी, टाइटैनिक, ये सारे डेटा सेट मिलेंगे, और इन डेटा सेट का यूज़ हम लोग अपने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ से हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे ये कि इस डेटा को कैसे हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को जो लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब के लिए चाहिए वो है इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। तो देखिए, मैटलैब एक काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है, और इसका आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इनका इस्तेमाल करते हैं। और मैटलैब का जो खास काम होता है वो एनालाइज डेटा, एल्गोरिदम डेवलप करना और मॉडल क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, ये मैटलैब बहुत टाइम से मार्केट में है और बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम चैट जीपीटी से एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि ये मैटलैब और मैटप्लॉटलिब क्या है, तो आप देखेंगे कि जैसे मैटलैब के पास अपने बिल्ट इन प्लॉटिंग फंक्शंस हैं, तो मैटप्लॉटलिब भी पाइथन की प्लॉटिंग लाइब्रेरी है जो मैटलैब से ही इंस्पायर हुई है। ओके, मैटप्लॉटलिब वाज एक्सप्लिसिटली डिजाइंड टू मिमिक मैटलैब्स प्लॉटिंग कमांड, मतलब उसी के जैसा काम करने का इसने मतलब इसके अंदर फंक्शन दिया गया कि जैसे मैटलैब जो कर सकता था, ताकि यूज़र मैटलैब से पाइथन में इजीली आ सके। जैसे जो लोग मैटलैब जानते थे तो वो लोग आसानी से आ सके। जैसे इन्होंने एक दिया है कि मैटलैब में लिखते थे एक्स की वैल्यू इस तरह से, वाई की वैल्यू साइन एक्स है, तो प्लॉट कर दो एक्स कॉमा वाई को। तो एक्स की कुछ वैल्यू दी, वाई की कुछ वैल्यू दी, प्लॉट कर दिया। यहाँ पे क्या करता है कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब किया, जो हमने अभी किया, इंपोर्ट नमपाई किया, और यहाँ पे भी वैसे ही इन्होंने बस plt डॉट प्लॉट करके लिख दिया। ठीक है, इसमें 2D और 3D प्लॉटिंग कैपेबिलिटी होती है, और बोथ हैव अ फिगर कंटेनिंग एक्सिस द प्लॉटिंग एरिया। मैटलैब में फिगर, सब प्लॉट, एक्सिस सपोर्ट होता है, तो मैटप्लॉटलिब में plt डॉट फिगर, plt डॉट सब प्लॉट, plt डॉट एक्सिस, ये सब है। मैटलैब कमर्शियल है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैटप्लॉटलिब ओपन सोर्स है, फ्री है, और ये पाइथन के अपने इकोसिस्टम में आसानी से आ जाती है। सो जैसा हमने देखा, तो इसीलिए मैटप्लॉटलिब को हम इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। अब हमने जैसे लिस्ट पढ़ी है, तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि x की वैल्यू जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 है, तो x की वैल्यू हमने कोई रखी। अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि ये x की वैल्यू डायरेक्टली कैसे आएगी। फिर हमने कहा y की वैल्यू है, y की वैल्यू भी हमने एक लिस्ट में ही रखी। लिस्ट में ही क्यों? क्योंकि देखो, लिस्ट
ऑर्डर्ड होती है। तो यानी जिस ऑर्डर में हम x में स्टोर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में ही y में भी होगा, तो इनमें आपस में मैचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि जब x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 1 है, जब इसकी वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 1.6 है, जब इसकी वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 3.5 है, जब इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू 4.9 है। ये कुछ अपना x और y आपस में कुछ इनमें मतलब चेंजेस हो रहे हैं, और ये मान लो 5.6 है। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे x और y दो कोई पैरामीटर्स थे। ये इसी को डेटा कलेक्शन बोलते हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने अगर ब्लड टेस्ट कराया तो उसके ब्लड टेस्ट के हेमोग्लोबिन और बिलरूबिन है, मान लो ये है ना, 5 लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया तो 5 लोगों के हेमोग्लोबिन नहीं है, उनके बिलरूबिन है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एक एग्जांपल, ये कुछ भी हो सकता है। या हमने एक व्हीकल का एक्सपेरिमेंट किया कि उस व्हीकल को पहले हमने 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो वो 1 मीटर बढ़ा, जब उसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 1.6 मीटर बढ़ा, है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने लास्ट केस में वोल्टेज और करंट का एग्जांपल बताया था आप लोग को कि एक सर्किट है, उस सर्किट के अराउंड अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उस सर्किट का करंट बढ़ रहा है या घट रहा है या जो भी हो रहा है, तो उसको हम नोट कर रहे हैं कि जब वोल्टेज 200 अप्लाई किया तो करंट कितना था, रेजिस्टेंस कितना था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी। हम ऐसे करके सेव कर सकते हैं और फिर उनके बीच में रिलेशन प्लॉट किया जाता है। तो मान लीजिए x ये है, y ये है और z भी कुछ है। तो z कुछ ऐसा है 5, 7, 9, 11 और 13। तो ये 3 कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं या डिजिटल क्वांटिटीज है, व्हाटएवर। अब जब हम इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt करते हैं तो plt लिखना है, यानी अब ये मेरा मेन वेरिएबल है, इसके आगे डॉट अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे तुम्हारे सामने आ रहे कि जितने भी अवेलेबल मेथड्स हैं वो सारे आ रहे हैं, दिख रहा है, मेथड्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो हम लोगों को अभी इसमें ज़्यादातर मेथड्स का काम है। तो अगर मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया plt.plot x, y और मैंने लिख दिया plt.plot x, z, तो मैं अभी दोनों नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एक करूँगा। तो अगर मैंने इतना लिख के रन किया तो ये क्या करेगा, एक हमें प्लॉट बना के दिखा देगा। ठीक है, ये प्लॉट क्या दिखा रहा है कि जब आपने x एक्सिस की वैल्यू बढ़ाई, मतलब जब 10 हुई तो उसकी कितनी थी वैल्यू y की, जब 20 हुई तो कितनी थी, 25 हुई तो कितनी थी, अपने आप उसने एक लाइन चार्ट बनाया। तो ये तरीका है लाइन चार्ट बनाने का मैटप्लॉटलिब के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने x, z किया तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आई, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्ट्रेट है, 10 पे 5, 20 पे 7, 30 पे 9, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्ट्रेट लाइन आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार कर्व ही आए, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक 2D प्लॉट हमें देता है और इस तरीके से हम जान सकते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है। अच्छा, हम लोग इन सबको एक में भी रख सकते हैं। तो अगर एक ही ब्लॉक में मैंने लिखा plt.plot और यहाँ पे मैंने लिखा x, y और फिर मैंने एक ही ब्लॉक में लिखा plt.plot x, z, माने मैं एक ही ब्लॉक के अंदर दोनों को लिख रहा हूँ। तो दोनों को करने पे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x तो दोनों में सेम है, खाली y एक्सिस और z एक्सिस बदल रही है। तो अब देखिए क्या होगा, एक ही में दोनों दिखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैटप्लॉटलिब का वर्क है कि हम एक ही ग्राफ में 2, 3, 4, 50 कितनी भी लाइंस जोड़ सकते हैं।
जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि पहली टीम ने कैसे रन बनाया, दूसरी टीम ने कैसे रन बनाया, ओवर बाय ओवर कंपेयर करते हैं। बहुत कुछ होता है, तो मतलब कंपेयर किया जा सकता है, या हम कंपेयर कर सकते हैं, दो सर्किट हैं, एक का वोल्टेज वर्सेस करंट है और दूसरे सर्किट का वोल्टेज वर्सेस करंट है, कैसे वो वैरी कर रहा है, जिससे हमें काफ़ी पता लगेगा। तो इट कैन बी एनीथिंग। अब इसी में पीएलटी डॉट, यहाँ पे हम लोग टाइटल भी लिख सकते हैं। ये जो टाइटल होता है वो होता है, अभी इस चार्ट के ऊपर कोई टाइटल नहीं बन के आ रहा है। टाइटल माने कि उस चार्ट का नाम क्या वो चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का भी एक लेबल होना चाहिए, वाई एक्सिस का भी एक लेबल होना चाहिए। तो ये दोनों तो अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। तो जब हम लोग एक प्लॉट बनाते हैं तो ये इसका टाइटल होता है, ठीक है, ये टाइटल है ना, यहाँ पे टाइटल बन के आता है। ये एक्स एक्सिस है और इधर जो आपको दिख रही है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इनमें लेबल भी होएगा ना। अभी तो आपने वाई एक्सिस पे कोई नंबर दिखा रखे हैं, एक्स एक्सिस पे कोई नंबर दिखा रखे हैं। अब जैसे जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ लाइन चार्ट लिख के आ गया, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग लिख रहे हैं वो वैल्यूज हम एक लिस्ट के थ्रू दे रहे हैं। तो ऐसा, अभी हम और भी चीज पे आते हैं। अब यहाँ से अगर हम नया कोड लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में कस्टमर्स की एज मैंने सेव की। कोई कस्टमर 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है। तो हम क्या करते हैं कि, और चैट जीपीटी से कहते हैं कि generate age of 50 customers random between 18 to 70, ऐसा करके। तो वो इस तरीके से एक, देखो हमें एक फंक्शन दे देगा, या अगर हमें डायरेक्टली भी चाहिए तो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन की बात कर, एक और लाइब्रेरी की बात करते हैं, और इस लाइब्रेरी का नाम है numpy। numpy लाइब्रेरी जो है वो न्यूमेरिकल पाइथन है, numpy, न्यूमेरिकल पाइथन या नंबर पाइथन, जो भी बोल लो। तो numpy के पास बहुत सारे मेथड होते हैं जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हम लोग numpy भी बीच बीच में जब जब आएगा तो हम लोग numpy भी कवर करते रहेंगे। तो अगर numpy में एक फंक्शन होता, एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है रैंडम, ठीक है। तो np डॉट रैंडम इंटीजर, और यहाँ हमने लिखा 18 से 71, 18 to 71, क्योंकि लास्ट वाला ये नहीं इंक्लूड करेगा। और यहाँ पे लिख दिया साइज इक्वल टू 50। तो ये बेसिकली हम कह रहे हैं कि रैंडम से रैंडम इंटीजर्स जनरेट करो बिटवीन 18 to 71, और यहाँ पे जो साइज है यानी 50 वैल्यूज आप लाओ। तो ये अपने आप ऐसी 50 वैल्यूज दे देगा। यानी एजेस नाम का जो वेरिएबल है उसमें अभी हमें दिख रहा है कि ये 50 वैल्यूज है यहाँ पे। अब अभी जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा उसमें हमने प्लॉट मेथड पढ़ा। तो जब हम मेथड प्लॉट यूज करते हैं तो ये लाइन चार्ट होता है, ठीक है। अगर हमें एक क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल थे, दो वेरिएबल, अगर हमें एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो एक मेथड और आप याद रखिए, इसको हिस्ट बोलते हैं, यानी हिस्टोग्राम, ठीक है। और इसमें हम लोग एजेस को भर देंगे। अब ये हिस्टोग्राम क्या दिखा रहा है, और यहाँ पे लिख देंगे plt डॉट
टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ कस्टमर, जैसे जो भी आपको लिखना हो, सही ग्रामर जो भी आएगी। तो अब ये क्या दिखा रहा है कि जो रैंडम सैंपल हमें मिला, उस रैंडम सैंपल में 65 से 70 के बीच में 12 लोग हैं, ठीक है। 20 से 25 के बीच में 3 लोग हैं, 30 से 35 के बीच में 4 लोग हैं। तो ये जो बार दिखा रहे ना, ये बार, और इसके अगर हम यहां से इसको मिलाएंगे तो एक हिस्टोग्राम क्या दिखाता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, ध्यान से समझो हिस्टोग्राम क्या दिखाता है। अगर एक नंबर है मेरे पास, जैसे हमने यहाँ पे एज ली, तो उस नंबर के हर एक उस नंबर की एक रेंज होगी। रेंज कहाँ से शुरू होती है? 18 से 70। अभी आपने देखा ना, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफिकली बताया था कि 18 से शुरू करो और 70 तक जाओ। इसने लगभग पहली जो बनाई, कुछ एक बार बनाया, वो कुछ 18 से 22 होगा, फिर कुछ होगा ना 22 से 27, ऐसे करके इसने ये सारे बार्स बनाए। यहाँ पे ऐसे बार्स हैं ये, ठीक है। ये जो बार बने हैं, इन बार्स को बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिन। बिन माने ग्रुप। तो इसने उस एज को छोटे छोटे बिन्स में तोड़ दिया। अब जैसे यहाँ पे plt.hist है, इसमें बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि रेंज क्या होगी, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि plt.hist में बिन्स क्या है। अब अगर हमने लिखा बिन्स इज इक्वल टू 20, देखते हैं, तो अगर हम लिख देते हैं कि बिन्स 20, अब देखो क्या हुआ। अब इसने, जैसे अभी इसने 10 बिन बनाए थे, ठीक है, इसने कुछ यहाँ पे 10 बिन बनाए होंगे अपने हिसाब से। जैसे एक बिन ये था, एक बिन ये था, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ऐसे बनाए थे। अगर मैं ये बाय डिफॉल्ट उसने 10 बिन बनाए। अगर मैंने कह दिया कि भाई बिन को 20 बनाओ, तो वो क्या करेगा? एज को और ज्यादा छोटी छोटी रेंज में तोड़ेगा, और 10, यहाँ 20 बिन है, ठीक है। तो ये बिन बने, हर एक बार यहाँ पे एक बिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कह दूंगा कि क्योंकि हमें पता है 50 लोग हैं ना इस बीच में, 50 सैंपल है, मैं कह दूंगा कि भाई तू 40 बिन बना। तो देखिए ये 40 बिन बने, यहाँ पे दिख रहा है। तो यूजुअली जो हम लोग दिखाते हैं वो 10 बिन के थ्रू दिखाते हैं। तो ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम क्या दिखाता है कि हर बिन में, यानी हर एज ग्रुप में लगभग कितने कितने मेंबर हैं। तो ये कुछ ऐसे चलेगा, 18 से 21, 21 से 24, 24 से 30, जो भी आप इसको रेंज देना चाहें। और वो बिन साइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो सबसे ज़्यादा इसमें दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग इसमें 12 लोग, सबसे ज़्यादा लोग, ये जो बड़ी एज है यानी 65 से 70 वाली लगभग एज है उसमें। तो ये हिस्टोग्राम है, ओके। कोई भी नंबर का हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट में हम रखते 5, 5, 5, 5 के 3 रखते, 6, 6, 6, 6, 6 के 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7 के 5, ऐसा हमने एक लिस्ट बनाया जिसमें 5 के 3, 6 के 4 और 7 है। अगर हम लिखते plt.hist ml, इसका हिस्टोग्राम बना, तो देखिए क्या होगा। अभी ये समझ में आएगा आपको।
ये कह रहा है कि जो 5 वाली बिन है ना, मतलब रेंज तो 5 से 7 के बीच में है, सबसे कम 5 है, सबसे ज्यादा 7 है, जो हमें यहाँ दिख रहा है। 5 वाली जो बिन है उसमें 3 लोग हैं, 6 वाली जो बिन है उसमें 4 लोग हैं, और 7 वाली जो बिन है उसमें 5 लोग हैं। अगर इसके बीच में हम कोई और बिन डाल देते 5.8 की और एक मेंबर रखते तो वो आ जाएगा, देखो ऐसे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 5.8 है, 6 से जुड़ा हुआ है, इसमें एक आदमी है, ये देखो एक के साथ आ रहा है। तो ये हिस्टोग्राम का कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग के? विकास आदत एंड ऑल। बेसिकली ये कहाँ पे अप्लाई होता है? अभी जैसे हम लोगों ने एक ये किया, तो जैसे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है भाई, कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर डिटेल्स में एक प्राइसिंग है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि ऑर्डर डिटेल में हर प्रोडक्ट की एक यूनिट प्राइस है। या हम प्रोडक्ट टेबल में देख लेते हैं, प्रोडक्ट टेबल में हर प्रोडक्ट की एक यूनिट प्राइस है। सबसे सस्ता प्रोडक्ट 2.5 का है और सबसे महंगा प्रोडक्ट 263.5 का है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको, यूनिट प्राइस को हम एक्स एक्सिस में ले आए और वाई एक्सिस में प्रोडक्ट आईडी से काउंट करें, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, जिससे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन ये ग्राफ पता है क्या दिखा रहा है कि ये 2.5 है, ये 2.5 का एक प्रोडक्ट है, 4 के 4 हैं, ठीक है, ओ सॉरी 18 के 4, ऐसे करके दिखा रहा है। तो अगर हम सिंगल सिंगल दिखाएंगे तो कभी सही से समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो प्राइस होता है ना उसे बिन बना लेते हैं। तो यहाँ से एक नया ग्रुप बनाते हैं और कह देते हैं कि अभी टोटल 30 बिन है, हम कह देंगे भाई तुम 10 बिन में दिखाओ यही चीज। तो 10 बिन बना लिया हमने और 10 बिन में यही चीज देखते हैं जो हमारा मैटप्लॉटलिब कर रहा है। अब ये 10 बिन में दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि पहला जो बिन है यानी 0 से 2.5 वाला, 3 वाला, उसमें लगभग ये हमारे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 11 है। फिर जो हमारा 10 पाउंड के ऊपर वाला बिन है उसमें 28 है प्रोडक्ट। तो ये हर प्राइस रेंज में प्रोडक्ट दिखा रहा है कि जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदने गए, आपका बजट 10 से 20 हजार भी हो सकता है, 20 से 30 हजार भी हो सकता है, 30 से 40 हजार भी हो सकता है। तो वो दिखाएगा ना कि भाई हर रेंज में मेरे पास कितने कितने प्रोडक्ट्स हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अगर आप पूछे कि तुम्हारे पास किस रेंज से है, तो वो कहेगा 10 भैया 10,000 से 1 लाख तक के प्रोडक्ट्स हैं। तब वो तुमसे पूछेगा तो आप कहोगे कि अच्छा 40 से 50 में कितने, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोग्राम किसी एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वेरिएबल के रेंज के आधार पे बताता है कि अगर हम उस बड़ी रेंज को छोटे छोटे बिन्स में तोड़ दें तो उन छोटे छोटे बिन्स में किस पर्टिकुलर बिन में सबसे ज्यादा सैंपल्स हैं। तो हमें यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा बार दिखा रहा है कि अराउंड 10, हम रुपया बोलते हैं इसको, अराउंड 10 रुपए के जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज्यादा हैं। और देखो बहुत महंगा केवल एक ही प्रोडक्ट है, 260 का एक ही प्रोडक्ट है, 100 से भी ज्यादा का एक ही है, मतलब 120 है। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं वो इस रेंज में दिख रहे हैं कि 0 से लेके 50-60 के रेंज में।
तो ये हिस्टोग्राम है, इसका बहुत यूज है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा समझने के काम आता है। तो मैटप्लॉटलिब में हम लोगों को यही समझ में आता है कि ऐसे इसने ग्राफ्स दे रखे हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा पीएलटी डॉट प्लॉट, एक पढ़ा पीएलटी डॉट हिस्ट। हिस्ट में याद रखना है कि हिस्ट के अंदर एक ही वेरिएबल आएगा। इसी तरीके से पीएलटी डॉट स्कैटर, स्कैटर क्या होता है, जैसे लाइन चार्ट होता है वैसे स्कैटर क्या होता है, एक स्कैटर प्लॉट होता है जो दिखाता है कि ये डॉट्स दिखाता है, हर एक एक्स कॉमा वाई के जो कोऑर्डिनेट है उसको एज अ डॉट या एज अ स्कैटर दिखाएगा। अब मैंने कह दिया एक्स कॉमा वाई, मैंने कह दिया कलर इज इक्वल टू जी, लिख दिया जी नाम से, तो वो कलर ग्रीन हो गया। मैंने लिख दिया कलर इक्वल टू ओ, आया नहीं। मैंने लिख दिया कलर इज इक्वल टू वाई, कुछ कुछ कलर आएंगे कुछ नहीं आएंगे, वाई येलो आ गया। तो हम यहाँ पे रेड ग्रीन येलो ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया रेड, ठीक है। सो ये हमारे पीएलटी डॉट स्कैटर है कि इसके अंदर हर एक चार्ट के अंदर ये कलर नाम की प्रॉपर्टी भी होती है। अभी जैसे यहीं पे हमने दो ग्राफ बनाए, जब हमने दो बनाए तो उसने अपने मन से उन्हें रंग दे दिए, एक को ऑरेंज बना दिया, एक को ब्लू बना दिया, और हम चाहते थे कि ये पहला वाला कुछ और हो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कलर इक्वल टू येलो। तो ऐसा करके किया तो ये येलो बन गया, ठीक है। तो सियान देखे लगेगा क्या, सियान कलर बन गया। तो ये पूरी जो लिस्ट है, जैसे क्योंकि अब तो हम लोग के वैसे तो मैटप्लॉटलिब की पूरी पूरी लाइब्रेरी है। सो मैटप्लॉटलिब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देता जाएगा और यहाँ से आपको हर तरीके के चार्ट दिखेंगे कि मैटप्लॉटलिब में हम लोग एक्चुअली में क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हिस्टोग्राम, हम लोग बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, वायलिन प्लॉट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम 2D ऐसे करके बना सकते हैं, ग्रिडेड डेटा, इरेगुलरिटी है, ये 3D प्लॉट्स हैं। तो और हम लोग धीरे धीरे इनको समझेंगे। अब जैसे मान लो हम हिस्ट प्लॉट पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट प्लॉट में ही यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल के साथ कोड पूरा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है matplotlib.org। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे कि जो इन्होंने चार्ट बनाया है वो, अगर इन्होंने थोड़ा जो मेथड बताया वो थोड़ा सा आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको मैं अपने एंड से बता रहा हूँ। आप लोग अभी ये बेसिक वाले एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिए और हर एक उसमें, चाहे इवन हमने जैसे हिस्टोग्राम बनाया तो इसमें हम लोग कलर अपने मन से ला सकते हैं। जैसे कलर यहाँ पे हमने कोई और रखा, तो एक वेबसाइट और भी होती है HTML कलर कोड। तो जैसे ये वेबसाइट होती है HTML कलर कोड, इसमें आप कोई भी कलर यहाँ पैलेट से बना सकते हैं और उसका आपको एक हेक्साडेसिमल कोड मिल जाता है। तो अभी मान लीजिए हमें ट्राई करते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट करेगा। देखिए, तो अगर हमें कलर का नाम नहीं देना है, हमें सीधे एक कोई अपना मन का कलर यहाँ पे दिखाना है, तो हम इस वेबसाइट पे जाके HTML कलर कोड पे जाके कोई भी रंग बना सकते हैं यहाँ से, और उसका एक ये हेक्साडेसिमल कोड देगा। उस कोड को कॉपी करके हम लोग सीधा यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है, और ये दिखाने लग जाएगा। सो इस टाइप से ये पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है और इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जैसे कलर है तो पीएलटी स्कैटर के अंदर मार्कर भी होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने
मार्कर, अभी जो मार्कर था वो मार्कर एक राउंड सर्किल है। अगर हम कहते हैं कि मार्कर एक एस्टेरिक साइन हो जाए तो हम लोग देखेंगे मार्कर एक एस्टेरिक साइन बन गया। हम कहते हैं मार्कर एक प्लस हो जाए, प्लस, तो ये मार्कर एक प्लस बन गया। मतलब जब स्कैटर प्लॉट भी हम बना रहे उसमें हम ऐसे मार्कर के भी नाम लिख सकते हैं। मार्कर को फॉरवर्ड एरो बनाया तो ये ऐसा हो गया। कई बार हमें दिखाना होता है कि भाई आगे की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हमने मार्कर को बैकवर्ड एरो बनाया, ये ग्रेटर देन लेस देन के जो कीबोर्ड में है तो ये पीछे की तरफ आ गया। इसी तरह हमारे कीबोर्ड में एक कैरेट साइन होता है, 6 के ऊपर है ये वाला, इसको दिखाएंगे तो ये मार्कर अपवर्ड जाने लगा। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे, रेफरेंस मिलेगा, ट्यूटोरियल्स मिलेंगे जो आपको आप लोगों को करने हैं, वो आपको यहाँ से एक एक करके ट्राई करना है। ये बेसिकली जो हमने बनाया कि plt डॉट प्लॉट, देखो हमने इस तरीके का एक प्लॉट बनाया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 3 लाइनों का दिखाया, ये इन्होंने एक दिखाया। तो और आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे भी एक, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एआई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कलेक्ट 10 रैंडम वोल्टेज and their respective current in a list and plot using line plot in matplotlib। ऐसा करके कुछ हम यहाँ पे एक इसको कमांड दे सकते हैं। ये तभी होगा जब आपने गूगल कोलैब में कर रखा है। तो ये क्या करेगा कि जो आप यहाँ से पूछोगे उसका पूरा कोड आपको देगा। इसने इंपोर्ट रैंडम किया, वोल्टेज ले लिया, ये ले लिया, और अब जब जेमिनी से इसे रन करोगे तो कुछ उसने रन किया। तो ऐसा कुछ है। अब बाकी हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे। आज आप लोग को याद रखना है क्या इंपॉर्टेंट चीज है। हमने 3 मेथड पढ़े। स्कैटर, स्कैटर में भी एक्स वाई होता है। हमने प्लॉट पढ़ा है जो कि लाइन चार्ट होता है, इसमें भी एक्स वाई होता है। और हमने हिस्ट पढ़ा है जिसमें हम एक ही वेरिएबल देते हैं, इसमें बिन्स होता है। और कलर तो आपने देखा सभी में होता है। और अब हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें मैटप्लॉटलिब पे खास करके फोकस करेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए कि मैटप्लॉटलिब की, जैसे आपको समझ में आए ये कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे ये जो मैटप्लॉटलिब है इसमें इन्होंने ये बेसिक टाइप के प्लॉट दे रखे हैं। इसी लाइब्रेरी के ऊपर बिल्ड की गई है सीबॉर्न लाइब्रेरी ग्राफ प्लॉटिंग के लिए। तो जो ये मैटप्लॉटलिब के ही ऊपर है, पर इसने और अच्छे फंक्शंस बना दिए और अच्छे मेथड बना दिए। और इसने इसका जो थोड़ा सा स्टाइल है वो थोड़ा सा अच्छा भी है देखने में। ये देखिए अच्छे कलर पैलेट्स यहाँ पे। इसमें बार चार्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसी में ही अगर हमें बार बनाना है तो जैसे हम plt डॉट प्लॉट या plt डॉट स्कैटर लिख रहे हैं तो बार के लिए क्या लिख देंगे, plt डॉट बार, ऐसे। तो ये अगर मान लीजिए हमने देखा कि एक यहाँ पे हम लिखते हैं पाई चार्ट एग्जाम्पल। तो पाई चार्ट के लिए
मान लीजिए हमने लिख दिया plt डॉट पाई और एक यहाँ पे लिस्ट बना दी 40 30 30, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे किया। तो ये देखिए एक 40% हो गया, बाकी दोनों 30-30%। हमने कहा कि 70 है तो 70 के बाद दूसरा 20 है, तीसरा 10 है। तो ये देखिए एक 70% हो गया, एक 20% हो गया, एक 10% हो गया। अगर मान लीजिए इसी तरह हमारे पास 5 हैं 20-20 के, तो 20-20 10 50 और एक और है 50, एक मान लो एक है 45 और एक है 5, ऐसे 100 हम कर रहे हैं। तो ये अपने आप आ जाएगा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली पाई में भी एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू होती है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे भी ऐसा है, हमें दिखाना है कि हर कैटेगरी की कितनी कितनी सेल्स है। तो एक हम यहाँ से पाई चार्ट ले लेते हैं और पाई चार्ट में कोई कैटेगरी का नाम ले लेते हैं, जैसे कैटेगरी का नाम हो गया और इनकी सेल्स वैल्यू। तो पाई चार्ट क्या दिखाता है कि 21% जो है वो बेवरेजेस बिकी हैं, 18% डेयरी प्रोडक्ट बिके हैं, मीट पोल्ट्री बिकी है करीब 13%, ऐसा दिखाता है। सो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ये एक सीक्वेंस है। पाई को भी हम आगे समझेंगे कि इसमें पाई की एक्सिस कैसे आएगी एंड ऑल। तो बार चार्ट है, पाई चार्ट है, तो इसमें था। पर जो सीबॉन ने किया, सीबॉन ने थोड़े और टाइप के चार्ट लिया। जैसे इसमें लाइन चार्ट भी है, तो लाइन चार्ट के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लॉट हैं, जैसे ये बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट उसमें भी है, इसमें भी है, वायलेन प्लॉट है। और क्या है कि ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट होती रहती हैं, मतलब इम्प्रूव होती रहती हैं। इसमें एक LM प्लॉट है, ये इस टाइप का, ये लीनियर रिग्रेशन के लिए होता है। तो हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे धीरे धीरे। तो इसी के लिए सीबॉन ने यहाँ पे डेटा सेट पे डेटा सेट दे रखे हैं कि लाइन प्लॉट सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है। तो आज आप लोग इतनी प्रैक्टिस कीजिए ग्राफ प्लॉटिंग की, फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें और आगे बढ़ेंगे।